इंस्पेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचता है और जाने के बाद कहता है कि साहब मेरे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जहां पर एक लड़की का मर्डर हो गया है और उसकी लाश को दबाया गया है। इस बारे में मुझे बहुत अच्छे से जानकारी है और यदि आप एक टीम गठित कर दें तो जाकर उस लाश को हम बरामद भी कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट ने जैसे ही ये बात सुनी, उन्होंने तुरंत ही एक टीम का गठन किया और उसके बाद इंस्पेक्टर के बताई हुई जगह पर जाकर खुदाई कराई गई और खुदाई करने के बाद सचमुच वहां पर एक कंकाल मिलता है। कंकाल का जो हिस्सा था वो काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका था और लगभग 210 हड्डियां गिनी जाती हैं। आखिरकार पुलिस ने जो कातिल होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और पता चलता है कि पिता और पुत्र ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। और जब इस सारे केस का खुलासा हुआ, खुलासे होने के बाद पुलिस को कई साल बीत जाते हैं और तब जाकर पुलिस इस हत्याकांड तक पहुंची थी। लेकिन कुछ ही दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर से एक ऐसा चमत्कार होता है कि उस चमत्कार की तो किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। उसके बाद जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट ना केवल पुलिस को डांट लगाती है बल्कि पुलिस ने उन कातिलों को जिसको जेल भेजा था, बाद में ऐसी नौबत आ जाती है कि पुलिस को ही सीधे जेल जाना पड़ जाए। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी आश्चर्य होगा। कहते हैं कि जब पुलिस अपनी पे आ जाए तो भूत से कुछ भी बुलवा सकती है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, कई तरह के सवाल भी खड़े करने वाली है और ख़ास तौर से हमारे सिस्टम पर। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के ज़िले छिंदवाड़ा की। और छिंदवाड़ा ज़िले में एक थाना है अमरवाड़ा और इसमें एक चौकी है सिंगोड़ी। सिंगोड़ी चौकी क्षेत्र में एक गांव है जोपनाला। बात कर रहे हैं 13 जून 2014 की। रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त था। घर के अंदर एक बेटी, बेटा, पति और पत्नी, 4 लोगों का ये परिवार है। लेकिन माँ लक्ष्मी की जैसे ही आंख खुलती है और माँ देखती है कि उनकी बेटी, जिसका नाम कंचन है और उसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास थी, वो अपने बिस्तर पर नहीं थी। उसकी माँ को ऐसा लगता है कि शायद वो टॉयलेट वगैरह गई होगी। वो इंतज़ार करती है। जब 10 से 20 मिनट बीत जाते हैं और कंचन नहीं आती तो उसकी माँ परेशान हो जाती है। परेशान होकर उसके पिता यानी कि शन्नू उइके के पास जाती है और जाकर कहती है कि बेटी कहाँ चली गई, कंचन कहीं दिखाई नहीं दे रही है और बिस्तर पे भी नहीं है। साथ ही उसका जो भाई है सोनू उइके, उसको भी बोलती है, आवाज़ लगाती है और सभी बोलते हैं कि गई तो गई कहाँ। और ऐसा करके ये तीनों रात के 11 बजे के आसपास कंचन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पूरे घर में आसपास जो भी उन्हें जगह दिखाई दे रही थी ढूंढने लग जाते हैं। आसपास के घरों में दरवाजे भी खटखटाए जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि यहाँ कंचन हो सकती है, लेकिन कंचन कहीं नहीं मिलती। गांव बस्ती के लोग भी जग जाते हैं ये सोचकर कि आखिरकार उनकी बेटी गई तो गई कहाँ, और वो सिर्फ 14 साल की थी। लड़की पुलिस वालों के पास रात को ही फ़ोन आता है। साथ ही गांव वाले पूरी रात उसे ढूंढते रहते हैं। दिन निकलता है और अगले ही दिन पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। उसके पिता रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और बताते हैं कि मेरी बेटी की उम्र 14 साल के आसपास है और वो कल रात से लापता है। पुलिस वाले कहते हैं कि शायद वो कहीं चली गई होगी, इसलिए आप उसको खुद ही ढूंढने की कोशिश करो और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि पुलिस को जितनी मामले की गंभीरता को लेनी चाहिए थी, जो एक्शन लेना चाहिए था, पुलिस ने इस मामले में वो लिया ही नहीं। वक्त बीतने लगता है। एक दिन यानी कि कुछ दिनों बाद महीने बीत जाते हैं और इस तरह से धीरे धीरे करके साल भी बीत जाता है। 2 साल बीत जाते हैं लेकिन उस लड़की की कहीं कोई खबर नहीं मिलती, ना ही कोई पता चलता। और माँ बाप भाई ये तीनों ही सब्र करके बैठे रहते हैं कि उनकी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। जितना वो कोशिश अपनी तरफ से कर सकते थे उन्होंने किया भी।
कंचन उइके को ढूंढने में, लेकिन फिर भी कहीं नहीं मिली और इसी तरीके से 7 साल तक का लंबा सफ़र बीत जाता है। उसके बाद अचानक पुलिस को एक सूचना मिलती है कि जनवरी 2021 की पुलिस को ये सूचना मिली कि गांव में एक जगह है और वहां पर एक लाश दबी हुई है और अगर आप वहां पर जाएंगे तो शायद आपको वहां कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस सीधे घटनास्थल पर पहुंचती है। कंचन उइके के घर में 7 साल के बाद यानी कि साल 2021 में जाकर उसकी माँ से पूछा जाता है कि तुम्हारा बेटा सोनू कहाँ है। माँ लक्ष्मी कहती है कि वो नर्मदा होशंगाबाद में नौकरी करता है। उससे फिर उसके बेटे का नंबर लिया जाता है और पुलिस सोनू को फ़ोन करके सर्विलेंस पर लगा देती है। उसकी लोकेशन के आधार पर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। साथ ही उसके पिता सन्नू उइके उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है और धीरे धीरे करके 10 दिन का समय बीत जाता है। 10 दिन का वक्त बीतता है। उसके बाद उनसे पुलिस हर तरीके से पूछताछ करने की कोशिश करती है और साथ ही वो भी कहती है कि वो आप जगह बताओ जहां पर तुमने अपनी बेटी की हत्या करने के बाद उसे दबाया है। 7 साल हो चुके हैं लेकिन तुम बहुत शातिर किस्म के इंसान निकले। खुद ही गुमशुदगी का मुकदमा भी दर्ज कराया और खुद ही अपनी बेटी की हत्या कर दी। पिता और पुत्र बार बार कर रहे थे कि साहब हमने कोई बेटी की हत्या नहीं की है, लेकिन पुलिस थी कि वो मान ही नहीं रही थी और आखिरकार 22 जनवरी 2021 को पुलिस ने इस मामले में एसडीएम साहब और बड़े अधिकारियों से संपर्क किया। उसके बाद एक टीम का गठन किया गया ताकि गड्ढे या कब्र में दबी हुई लाश को बाहर निकाला जा सके। पुलिस की टीम 7 मौके पर पहुंच जाती है। गड्ढे की खुदाई भी कराई जाती है और वहां पर एक सच में लाश निकलती है। लाश तो नहीं, लाश का कंकाल बन चुका था और उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी हो गए थे। लेकिन जब इन हड्डियों की गिनती होती है तो लगभग 210 के आसपास हड्डियां मिलती हैं। सन्नू उइके और उसका भाई सोनू उइके उन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद कोर्ट से अनुमति लेने के बाद उनसे पूछताछ करना शुरू करती है। और पुलिस ने जब इनसे सख्ती से पूछताछ की तब उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल सोनू उइके कहता है कि साहब मेरी बहन से बहुत झगड़ा होता था और उसी झगड़े की वजह से मैंने उसके सर में बहुत तेज़ से डंडा मारा जिससे वो मर गई और उसके बाद मैंने पिता का सहारा लेकर उसकी लाश को दफना दिया। पुलिस ने जो मेडिकल परीक्षण किया था, जो भी एक फॉर्मेलिटी थी, वो भी कानूनी कार्यवाही करती है। सारी कानूनी कार्रवाई की लड़के के बाद भाई को गिरफ्तार करके और लड़के के पिता को गिरफ्तार करके दोनों को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद 1 साल का लंबा समय बीत जाता है। पिता को जमानत भी मिल जाती है लेकिन भाई को जमानत नहीं मिल पाती और वो अभी भी जेल के पीछे ही था। लेकिन एक दिन ऐसा वाकया होता है कि गांव का एक व्यक्ति जो कि मध्य प्रदेश का ही एक शहर है आगर, वो किसी काम से गया था। वहां जाकर देखता है कि एक महिला एक दुकान पर कुछ खरीदारी कर रही थी। उसे बार बार वो देख रहा था, कभी उसे देखता कभी अलग हो जाता। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो महिला, वो भी नहीं समझ पा रही थी कि ये व्यक्ति मुझे इतना क्यों देख रहा है। और आखिरकार वो महिला उसके पास आई और बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो घूर के, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आखिरकार वो महिला, उसके गोद में एक बच्चा था और साथ ही एक बालक उसकी उंगली पकड़े हुए था। महिला उससे लड़ने झगड़ने लगती है। सामने वाला व्यक्ति कहता है, बहन मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी बेटी की तरह हो। मैं बस इसलिए तुमको देख रहा था कि मेरे गांव की एक लड़की, कंचन नाम की लड़की मेरे गांव की थी जो आज से 9 साल पहले लापता हो गई थी और तुम्हारी कद काठी रंग रूप बिल्कुल वैसे उसके जैसा है। और मेरे गांव का नाम अमरवाड़ा है। अमरवाड़ा के पास में जोप नाला का ही मैं रहने वाला हूँ और ठीक तुम्हारे जैसे ही कद काठी भी ठीक थी और वो अभी तक पुलिस को मिली भी नहीं है और पुलिस वालों ने उसके भाई और पिता को गिरफ्तार भी कर रखा है और उनको जेल भेज दिया है। तुम्हारी शक्ल बिल्कुल उसके जैसे मिलती है, इसलिए मैं तुमको देख रहा था। लड़की ये बात सुनकर थोड़ी घबराती तो है, उससे और थोड़ा डिटेल में बात करती है कि आखिरकार वो कैसी दिखती थी, कैसी नहीं दिखती थी। और जब लड़की से लगातार बातचीत होती रहती है
तो गांव का व्यक्ति तो कहता है कि गांव के व्यक्ति से वो लड़की कहती है कि मैं भी आपके गांव जाना चाहती हूँ, वहाँ देखना चाहती हूँ। आखिरकार वो लड़की को, उसकी गोद में 2 बच्चे थे, उसका पति भी साथ में था, वो गांव लेकर आ जाता है, जोप नाला। वहाँ लाने के बाद वो उसी घर में लेकर जाता है और वो लड़की जाकर लक्ष्मी के पास ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और उसके पैर पड़ती है और रोते हुए साथ में ये भी कहती है कि माँ मुझे माफ़ कर दो। लक्ष्मी जैसे ही अपनी बेटी को देखती है, घबरा जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता है अपनी आंखों पर कि जिस पूरे गांव में, इलाके में, यहाँ तक कि अखबारों में हर जगह ये खबर चली थी कि लड़की की हत्या करके लाश दबा दी गई थी और वो भी उसके पिता और भाई ने, और वही लड़की साक्षात आंखों के सामने खड़ी थी। 14 साल की लड़की थी जब वो घर छोड़कर गई थी, लेकिन जब आज वो वापस 9 साल बाद आई है तो वो 23 साल की हो गई है। आखिरकार वो लड़की सिगोड़ी जो चौकी थी वहाँ पहुँचती है और जाकर कहती है कि साहब मैं जिंदा हूँ और मेरे भाई और पिता को आप बाइज्जत बरी कर दीजिए। पुलिस ये बात सुनती है और उसे बहुत डांटती है, कहती है तुम जाओ यहाँ से, यहाँ नाटक करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लड़की भी मानती नहीं है और वो जिद पर अड़ जाती है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक कि आप मेरे भाई को छोड़ नहीं दोगे, साथ ही मेरे पिता पे लगाया हुआ केस यानी कि उन्हें पूरी तरीके से बाइज्जत बरी नहीं कर दोगे। पुलिस ये बात सुनती है, उसे बहुत आश्चर्य होता है। बात मीडिया तक भी पहुंचती है और मीडिया भी इस मामले को बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित करती है। टीवी पे खबर चलने लगती है और आखिरकार पुलिस पर दबाव बनने लगता है। शासन प्रशासन का तो पुलिस इस लड़की का डीएनए सैंपल लेती है और उसके बाद इसकी जाँच कराई जाती है। भाई के डीएनए से मेल कराया जाता है, पिता के डीएनए से मेल कराया जाता है, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट का डीएनए तो फेल हो जाता है। उसके बाद पुलिस को दोबारा डीएनए सैंपल कलेक्ट करके टेस्ट के लिए भेजा जाता है और जब रिपोर्ट सामने आती है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल जो लड़की दावा कर रही थी कि वही कंचन उइके है और उसके पिता सन्नू उइके और माँ इसकी लक्ष्मी है, भाई इसका सोनू उइके है, वो सचमुच में वही लड़की थी। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर वो लड़की जिंदा है तो है कहाँ थी अभी तक। लेकिन अब इस लड़की के बारे में जब उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछा गया कि तुम कहाँ गई थी, कैसे गई थी, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो लड़की कहती है मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। मैं अपने ही गांव के एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और उस लड़के के साथ रहने के लिए हम दोनों ने प्लान बनाकर वो यहाँ से चली गई थी। फिर कभी वो पटना, उज्जैन, मालवा, आगर ऐसे कई सारे शहरों पे रहती है, शादी कर लेती है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन उसने कभी भी अपने गांव की तरफ ना जाकर देखा, ना कभी जानने की कोशिश की कि वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन जब एक गांव का व्यक्ति दुकान पर जब मिल जाता है और उसे बताता है कि कंचन के पिता और भाई को गिरफ्तार किया गया है, तो कंचन को एहसास होता है कि उसके भाई और पिता के साथ गलत हो रहा है और इसलिए वो वहाँ पर आती है। लेकिन सवाल अब ये था कि आखिरकार पुलिस ने जो लाश निकाली थी, कंकाल, वो कंकाल किसका था और परिवार के लोगों ने यानी कि उसके पिता और भाई ने आखिरकार ये क्यों स्वीकार किया कि हमने हत्या की थी। मीडिया वाले इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे और पुलिस वाले इस मामले को दबाना चाहते थे। आखिरकार जब लगातार मामला चलता रहता है, कोर्ट में जाता है और उसके बाद डीएनए सैंपल बाकी रिपोर्ट जो आती है, तो रिपोर्ट के आधार पर पिता तो 1 साल पहले उसको जमानत मिल चुकी थी, लेकिन जो भाई था वो लगभग 3 सालों से जेल में बंद था। उसके बाद वो छूट जाता है और कोर्ट उसको बाइज्जत बरी भी कर देती है। पिता को भी बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। साथ ही ये सवाल पूछा जाता है कि जो महिला की लाश मिली थी, दावा किया जा रहा था कि उसका डीएनए सैंपल क्यों नहीं कराया गया। पुलिस ने डीएनए सैंपल तो भेजा था, लेकिन पुलिस ने ये कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी रिपोर्ट भी मंगानी है और उसे चेक भी कराना है। पुलिस ने कभी डीएनए की रिपोर्ट मंगाई ही नहीं और इसी कारण से इस डीएनए सैंपल की ठीक से जांच भी नहीं हो पाई। खैर, इस केस की जांच कर रहे सभी अधिकारियों पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, उनकी काफ़ी फजीहत भी होती है और पुलिस की इस जांच को कोर्ट ने घोर लापरवाही माना और साथ ही आदेश दिए जाते हैं कि जिसने भी इस केस की जांच की है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।
इस मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए। और ये मामला जनवरी 2024 में बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है और वो लड़की अपने परिवार के पास आती है, साथ ही परिवार के साथ रहती है, लेकिन उसके बाद लड़के के परिवार वाले बोलते हैं कि इतने समय तक जो हमने सफ़र किया, इतने दिनों तक हम जेल में रहे, समाज में हर जगह बदनामी से ही उसका क्या, उसके लिए हमें मुआवजा मिलना चाहिए। खैर उसके बाद क्या होता है ये तो हम नहीं बता पाएंगे अभी कि उनको मुआवजा मिला या नहीं मिला, लेकिन जो भी हुआ उस परिवार के साथ बहुत गलत हुआ और ये परिवार कई सालों तक झूठे केस में संघर्ष करता रहा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। इस घटना का सुनाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। इस घटना के बारे में आप सबकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।